नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे तीसरे ओडीआई मुकाबले के बारे में, जहां पर सिकंदर रजा के शतक पर भारी पड़ गया वो कैच, जिसकी वजह से भारतीय टीम इस रोमांचक मुकाबले को जीत पाई। यानी कि शतक लगाने वाले शुभमन गिल ने गेम बदल दिया एक शानदार कैच पकड़कर, और यह शानदार कैच पकड़ा गया 49वें ओवर में, जहां से मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में मुड़ गया। क्योंकि इस ओवर से पहले, इस कैच से पहले ऐसा लग रहा था कि सिकंदर रजा पूरी तरह से जिम्बाब्वे को इस मैच में न सिर्फ वापस ले आएंगे बल्कि मैच को जिता के ले जाएंगे, लेकिन इस कैच ने पूरी तस्वीर बदल दी। इस तीसरे वनडे मैच का पूरा एनालिसिस करेंगे, साथ ही बात शुभमन गिल की उस पारी की करेंगे जहां पर उन्होंने शतक लगाया, और साथ ही इस बात को बार बार वो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के सामने रख रहे हैं कि ऑल फॉर्मेट बैट्समैन के तौर पर अगर आप के राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद किसी बल्लेबाज को देख रहे हैं तो वो शुभमन गिल हैं। अब शुभमन गिल अपनी बल्लेबाजी में अचानक क्या कुछ चेंज लाते हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से लगातार शुभमन गिल की बल्लेबाजी में कैसे इतना कॉन्फिडेंस नजर आता है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी बात करेंगे, क्योंकि एक बड़े स्कोर को बनाने के बाद अगर जिम्बाब्वे जैसी टीम आपके स्कोर के बहुत पास तक पहुंच जाती है तो फिर आपकी गेंदबाजी में कुछ ऐसी खामी है जिस पर बात करने की भी जरूरत होगी। इस पूरे मैच का एनालिसिस करेंगे, साथ ही पूरी सीरीज पर भी बातचीत करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, साथ ही रितेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ हैं, और राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं। अगर हम चर्चा की शुरुआत सबा भाई उस लाइन से करें कि मैच का पूरा मजा लूट ले गए सिकंदर रजा, तो ये कहना गलत नहीं होगा? प्लेयर थे जो डट कर खड़े रहे इस अटैक के सामने। इसके पहले जो उनका मुकाबला हुआ था, आपको याद होगा, बांग्लादेश के विरुद्ध उन्होंने 2 शतक लगाए थे जरूर, वो भी मैच विनिंग शतक थे, पर दूसरी छोर से कभी चकाब्बा ने, जो कप्तान, उन्होंने रन बनाए थे, पर यहाँ पर और कोई भी दूसरे छोर पर खड़ा था नहीं उनके लिए, सिवाय ब्रैड इवेंस के अंत में। तो एक अकेली लड़ाई उन्होंने लड़ी, और जब एकदम करीब आ गए तब वहां पर उनका विकेट गिरा। तो बहुत ही जबरदस्त मैच रहा, ये बहुत ही शानदार मुकाबला रहा, और इस मुकाबले को इस अंजाम तक पहुंचाने में सिकंदर रजा का ही हाथ रहा है। उन्होंने गेंदबाजी भी आज अच्छी की, और बल्लेबाजी तो खैर कुछ अलग प्रकार की रही है सिकंदर रजा की। बिल्कुल, और अपने नाम के हिसाब से बल्लेबाजी करते नजर आए। राजकुमार सर, अब मैं चाहता हूं फ्रेम में आ जाए जरा आप। मुझे तो लगा कहीं सजदा तो नहीं कर रहे आप सिकंदर रजा के सामने, जिस तरह की वो बैटिंग करके गए हैं, और जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आते हैं बहुत ही प्रेशर सिचुएशन होती है, जहां से ना सिर्फ वो मैच को निकाल के ले गए, बांग्लादेश के खिलाफ 2 शतक उनके याद आते हैं, और फिर अब भारत के खिलाफ क्वालिटी बॉलिंग अटैक के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, ईशान किशन को आना पड़ा उनको शाबाशी देने, कुलदीप यादव आए, जो ये दर्शाता है कि क्या कुछ उन्होंने अचीव किया इस मैच। भले ही जिम्बाब्वे मैच हारी, लेकिन सिकंदर रजा मैच जीत गए। बिल्कुल राजीव, अलोन उन्होंने बैटल लड़ा है, और क्या शानदार बल्लेबाजी की। उस प्रेशर में इतना बड़ा स्कोर फेस कर रहे थे, और जिस तरह की फाइट बैक किया है वो बहुत ही लाजवाब था। इस सीरीज से पहले हमने देखा था कि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है, और आज जो भारत के खिलाफ पारी खेली है वो बहुत ही लाजवाब थी। और जिस तरह उन्होंने अटैक किया भारतीय फास्ट बॉलर्स को, वो बहुत ही शानदार दृश्य था देखने का, कि पूरी तरह से डोमिनेट किया एटलीस्ट फास्ट बॉलर्स के ऊपर। तो भले अगर आगे डाली तो उन्होंने कवर्स में वो छक्के मारे या पुल पर बेहतरीन बल्लेबाजी की, तो अगर थोड़ा सा उनका कोई साथ देता तो ये भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये मैच जीतना। और मैं कहूंगा ये बहुत ही लाजवाब पारी सिकंदर रजा की। बिल्कुल, और क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने रितेंद्र, यहाँ पर बॉलर्स का ज्यादा दोष देख रहे हैं या क्वालिटी ऑफ बैटिंग सिकंदर रजा की बिल्कुल अलग थी, जिसकी वजह से अंडर प्रेशर आए? वो चाहे आप आवेश खान को देख लें, दीपक चहर को देख लें, या शार्दुल ठाकुर को देखें, सिर्फ दोनों स्पिनर्स थोड़ा कंटेन कर पाए। फास्ट बॉलर्स की तो जमकर पिटाई की, जैसा कि राजकुमार सर ने भी कहा। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, देखिए, यू हैव टू गिव इट टू सिकंदर रजा, बहुत जबरदस्त बैटिंग की। आई थिंक दिस वाज आउट ऑफ वर्ल्ड बैटिंग, किसी ने सोचा ना था, भारतीय टीम ने सोचा ना था, उनकी नाक पूरी तरह आ गई थी टिल द टाइम जब कार्नेज शुरू हुआ सिकंदर रजा का। और हाल में एक बारी हमारे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, वहां हार गए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की बात हो रही थी, जिस तरह उन्होंने सैकड़ा जड़ा था। तो जी हाँ, ये कुछ ऐसी श्रेणी की बल्लेबाजी है राजीव, ये बल्लेबाजी ना बहुत कम देखने को मिलती है।
मुझे याद आता है ऐसी एक बल्लेबाजी रिकार्डो पावल ने की थी भारत के खिलाफ बहुत साल पहले, सूर्य कुमार यादव ने हाल में की, सिकंदर रजा ने यहाँ पे की। तो दिस इज लाइक वंस इन लाइफ टाइम। बहुत मजा आया जिस तरह सिकंदर रजा खेले क्रिकेट के लिए। आई एम श्योर दिस इज रियली गुड। पर अच्छी बात यह है भारतीय टीम ने अंतिम क्षणों में प्रेशर को झेला, प्रेशर को के सामने सुकम नहीं किया और बहुत क्रूशियल मैच, क्लोज गेम जीता। सवाब भाई क्या याद रखना चाहेंगे, शुभमन गिल का शतक या शुभमन गिल का कैच जिसने मैच को पलट दिया पूरी तरह से? दोनों राजीव। शुभमन गिल ने पहला अपना एक दिवसीय शतक लगाया और किस अंदाज उन्होंने बल्लेबाजी की। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उनके लिए कुछ अलग प्रकार का विकेट है और अन्य बल्लेबाजों के लिए कोई दूसरा विकेट है। जहां पर और दूसरे बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहां पर शुभमन गिल ने आते ही वो फ्लूइडिटी दिखाई, वो फ्लुएंसी उनके बल्लेबाजी में नजर आई और बहुत ही ज्यादा बहुत शानदार गेम अवेयरनेस है। अगर हम बारीकी से उनकी बल्लेबाजी को आंकेंगे राजीव, तो एक बात साफ नजर आती है कि उनको पता है कि बॉलर क्या प्रयास कर रहा है। एक बार फ्रंट फुट पर आकर वो कवर ड्राइव लगाते हैं, तो दूसरी गेंद खेलने के पहले वो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हैं और पीछे खड़े रहते हैं, वहां से आसानी से वो एक रन ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप बाउंड्री के साथ साथ सिंगल्स लेते रहेंगे, इसका मतलब है कि आपको पता है कि आर्ट ऑफ स्कोरिंग किस तरह की होनी चाहिए एक दिवसीय क्रिकेट में, जो आज के इस पारी में देखने को मिला। इसके पहले भी 98 रन उन्होंने बनाए थे वेस्टइंडीज के विरुद्ध, वहां पर भी वो शतक पूरा कर लेते, पर बारिश हो गई, इसकी वजह से वो अपनी पारी पूरी नहीं कर पाए। पर आज उनके पास मौका था, इतने अच्छे फॉर्म में है और इसीलिए माना जाता है कि जो आपका फॉर्म अच्छा है तो उस पर उस वक्त आप जितना चाहे रन बना ले। और अंत में जो कैच उन्होंने पकड़ा, सही तरह से टाइम किया उस डाइव को, और वो भी डाइव कहाँ लगाया, सामने डाइव लगाया और बहुत ही दबाव में वो कैच उन्होंने पकड़ा। तो ये एक बहुत ही शानदार मैच घटा है शुभमन गिल के लिए। रितेंद्र, आप कैसे देखते हैं, खासतौर से बैकफुट पर जो पंच वो करते हैं, बहुत ही शानदार लगता है और प्लीजिंग टू आई है उनकी बैटिंग। और हम बार बार चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि के राहुल, रोहित शर्मा और विराट के बाद कोई चौथा बैट्समैन है जो ऑल फॉर्मेट आपके लिए खेल सकता है, तो वो शुभमन गिल है। क्या वो बार बार फोर्स कर रहे हैं सिलेक्टर्स को भी ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं? जी हाँ राजीव, देखिए क्लास पर्सोनिफाइड क्रिकेटर हैं, टेक्निकली पर्सोनिफाइड क्रिकेटर हैं। जिस तरह अभी सावा बात कर रहे हैं, देखिए उनको ना अपनी टेक्निक पे बहुत भरोसा है, बहुत टाइम है उनके पास, बैक फुट पे बहुत टाइम है, फ्रंट फुट पे जिस तरह आते हैं, जिस तरह उनका सर सीधा रहता है, मुझे लगता है उनको 10 में से 10 नंबर देने होंगे। अगर हम टेक्निक की बात करते हैं, मोहाली से आते हैं, इनके पिताजी ने इन पे बहुत काम किया है, बहुत इनको नेट्स में बैटिंग करवाई है, वो उनके पर्सनल कोच हैं, तो उनके पिताजी को बहुत बहुत मुबारकबाद, पहला शतक एक दिवसीय क्रिकेट में। और जी हाँ, देखिए आप रन्स के साथ प्रेशर बढ़ा सकते हैं अपनी सिलेक्शन को, कहीं ना कहीं अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो दीज रन्स कैन मेक इट हैपन। और जी हाँ, शुभमन गिल जिस फॉर्म में नजर आए हैं इस टूर पे, जिस तरह की बल्लेबाजी की, जो क्लास दिखाई है, आई एम श्योर दिस मैन हैज टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स आने वाले कई साल। और अब आगे की जो सिलेक्शंस हैं, डेफिनेटली इस शतक ने कहीं ना कहीं उनको जो सिलेक्शन के चांसेस हैं उनको स्ट्रेंथन किया है। तो अब देखना होगा सिलेक्टर्स क्या सोचते हैं। राजकुमार सर, एज अ कोच क्या कुछ ज्यादा इंप्रेस करता है आपको, जिस तरह की टेक्निक उनके पास, जो टेम्परामेंट वो दिखाते हैं, या जो उनका शॉट सिलेक्शन है, जो उनका बॉल सेंस है, वो ज्यादा इंप्रेस करता है? राजीव वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लेयर है जो जिसके पास बेहतरीन टेक्निक है, और जैसा कि मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि वो एक ऐसा प्लेयर है, टेक्निकली करेक्ट है, अच्छा टेम्परामेंट है उनके पास, और वो तीनों फॉर्मेट में बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में वही बल्लेबाजी कर सकता है जिसके पास अच्छी टेक्निक हो, अच्छा टेम्परामेंट हो, अच्छा बॉल सेंस हो, और ये सब चीजें मुझे लगता है कि शुभमन गिल में हैं। और इसीलिए वो एक बहुत प्रबल दावेदार हैं कि वो भारत की तीनों फॉर्मेट की टीमों में रहें और ओपन करें और लंबे समय पे भारतीय टीम को सर्व करें। क्या इस तरह की बल्लेबाजी सभा भाई कहीं T20 फॉर्मेट में तो नहीं सिलेक्टर्स को मजबूर करेगी कि शुभमन गिल को आप ले जाएं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बैकफुट पे बहुत स्ट्रांग उनका शॉट सिलेक्शन है? कैसे आप देख रहे हैं शुभमन गिल की पारी को? और शिखर धवन ने लगातार, ये तीसरा इनिंग्स थी और वेस्टइंडीज को भी जोड़ दें तो बैक टू बैक वो अच्छे रन्स दे रहे हैं टीम को। देखिए राजीव, बहुत जरूरी ये भी है कि आप ज्यादा कंफ्यूजन पैदा ना करें चयनकर्ताओं के दिमाग में या फिर टीम मैनेजमेंट के दिमाग में। अगर उन्होंने सोच लिया है कि मेरे ये जो 14-15 खिलाड़ी हैं T20 खेलेंगे, तो उसी पर आपको डटे रहना होगा। इस तरह की पारियां अगर शुभमन गिल ने खेली, इसका मतलब यही है कि अब वो तैयार हैं
नेक्स्ट लेवल के लिए, अपनी जगह पक्की करने के लिए। और इसी वजह से शुभमन गिल ने टेस्ट मैचेस भी खेला है और अब व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यही है कि टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को भी ये लगता है कि आने वाले समय में ये खिलाड़ी टीम खेल सकता है। पर कई बार आपको थोड़ा बहुत संयम दिखाना होता है एक खिलाड़ी को पिक करने के लिए। हम लोग कुछ दिनों से बात करते आ रहे हैं कि इस समय जैसा लग रहा है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में, विशेष करके एक दिवसीय क्रिकेट में, एक तरह से उनकी जगह पक्की हो रही है 15 में। क्या वो 11 में खेलेंगे ये कहना अभी कठिन होगा, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और शिखर धवन सबसे पहले चॉइस होंगे भारतीय टीम के लिए। पर अगर इसी प्रकार का वो प्रदर्शन करते रहे तो आने वाले समय में पूरी दुनिया उनके सामने मौजूद है और वो कहीं भी जाकर कॉन्कर कर सकते हैं। रितेंद्र, अच्छी बात ये थी तीसरे मैच में कि भारतीय कप्तान ने भी टाइम बिताया क्रीज पर, और जो भारतीय कप्तान दौरे से पहले थे वो भी रन बना रहे हैं, यानी शिखर धवन और के राहुल ने। हालांकि बैटिंग उतनी इंप्रेसिव नहीं थी, लेकिन जो मैच फिटनेस की बात करते हैं, मैच में बैटिंग की बात करते हैं, वो कर पाए इस मैच में वो। जी हाँ राजीव, आपने सही तरह एलैबोरेट किया कि दौरे से पहले जो कप्तान थे और जो दौरे पे कप्तान थे, दोनों ने आज रन्स बनाए हैं। और अच्छी बात यह है कि केएल राहुल की जो टच है, जो क्लास है, वो आज दिखी है। देखिए काफी देर क्रिकेट नहीं खेले तो वो नजर आया अगर हम पहले मैच की बात करते हैं, लेकिन आज लग रहा था शायद उनके पैर चल रहे हैं, मनोबल बेहतर है। और केएल राहुल जानते हैं ये जो मैचेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं केएल राहुल इज डेफिनेटली अ सर्टेनिटी। और हम सब जानते हैं जब ये अपनी फॉर्म में होते हैं, अपनी क्लास में होते हैं, तो ये मैच को बदल सकते हैं, प्रतिद्वंदियों से मैच को दूर लेके जाते हैं। हमने आईपीएल में देखा है जब ये पंजाब किंग्स से खेले थे, ही वाज वन मैन आर्मी। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो जी हाँ, ही हैज इट इन हिम, लेकिन जरूरत है कुछ ऐसे लंबे नॉक्स की। और मुझे पूरा भरोसा है आज जिस तरह इन्होंने क्रीज पे समय बिताया है, इनका जो मनोबल है वापस आया होगा। राजपुत्र, आप कैसे देख रहे हैं? टॉप 4 बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया, सभी के सभी ने, वो चाहे ईशान किशन की हम बात कर लें, शुभमन गिल की बात करें, के राहुल, या जिस तरह से शिखर धवन इस दौरे पे लगातार कंसिस्टेंट रहे। कैसे आप देख रहे हैं टॉप ऑर्डर? ये जो एक नया तरीके का टॉप ऑर्डर आपने देखा है इस सीरीज में। बिल्कुल राजीव, अच्छी बात है ये कि हमारे पास सेकंड लाइन भी है जो जिसे कहते हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है टीम के लिए, सेलेक्टर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि आपके पास अगर अनफॉर्चुनेटली कोई प्लेयर अनफिट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास उसका रिप्लेसमेंट रेडी है। तो ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि अगर आप देखें रोहित शर्मा और शिखर धवन सबसे प्रोमिनेंट लग रहे हैं कि वो ओपन करेंगे वनडे क्रिकेट में, लेकिन शुभमन गिल ने भी अपना दावा बहुत अच्छे से रखा है कि वो बिल्कुल तैयार है और किसी भी स्टेज पे अगर जरूरत है तो वो नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये अच्छी बात है। और साथ साथ ये भी अच्छा लगा देखकर कि आज ईशान किशन ने भी रन बनाए हैं। तो सभी प्लेयर्स फॉर्म में हैं और सेलेक्टर्स किसी को भी पिक करें तो एक शानदार टीम बन सकती है। सभा भाई, ईशान किशन की बल्लेबाजी से कितने नंबर आप एक तो देंगे, और जिस नंबर पे वो खेले वो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में हमेशा ओपन करते रहे, पहली बार ऐसा था कि हम उनको मिडिल ऑर्डर में देख रहे थे नंबर 4 पे, कितना इंप्रेस कर पाए वो? देखिए, ईशान किशन की बहुत ही समझदारी वाली पारी रही है आज। बहुत ही विपरीत उनके स्टाइल के उन्होंने आज बल्लेबाजी की। संघर्ष कर रहे थे जब वो आए बल्लेबाजी करने के लिए, और कई बार होता है बहुत दिनों के बाद जो आपको मौका मिल रहा है, उसके साथ साथ अगर इसके पहले जो आपको मौका मिला है वहां पर आपने रन बनाया नहीं है तो आपके ऊपर दबाव रहता है, तो उस दबाव को झेलना आसान नहीं होता है। उस दबाव को एब्जॉर्ब किया जो ईशान किशन ने, थोड़ा समय जरूर लिया, पर एक बार वो फ्लुएंसी उनके बल्लेबाजी में देखने को मिली, 1-2 चौका लगा लिया, उसके बाद आसानी हो गई। एक और बात है कि जिस तरह से शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे उसका भी फायदा मिला। पहले जो 10 रन बनाए ईशान किशन ने, 24 गेंदों का सामना किया, और ये तब पॉसिबल है कि दूसरे छोर से कोई ऐसा खिलाड़ी है जो रन और बॉल बल्लेबाजी कर रहा है। तो ईशान किशन ने ये बात समझ ली थी कि उनको थोड़ा समय लगेगा विकेट के पेस को एडजस्ट करने में, उसको समझने में, और उस हिसाब से उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया। फिर एक बार लय जो पकड़ ली तो फिर उनकी बल्लेबाजी काफी अच्छी रही। एक और बात है, मुझे अभी भी लगता है कि एक दिवसीय क्रिकेट में बाउंड्री के साथ साथ वो सिंगल लेने की जो कला है वो भी आपको आनी चाहिए। तो हो सकता है कि क्योंकि वो इतने दिनों के बाद आ रहे हैं वनडे क्रिकेट खेलने के लिए, तो थोड़ा बहुत और समय लगेगा, पर अच्छी बात है कि ये एक तरह से कमबैक काफी अच्छा रहा ईशान किशन का। और बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग उनकी बहुत अच्छी रही आज राजीव। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उनका फुटवर्क था, जिस तरह से उन्होंने बॉल के लाइन को कवर किया,
जिस तरह से उन्होंने कुलदीप यादव के अलग अलग वेरिएशंस को परखा और उस हिसाब से अपने शरीर को, अपने सर को, अपने ग्लव्स को ठीक तरह से बॉल के लाइन में रखा, उसके बाद कलेक्शन जो दिखाए। बिल्कुल रितेंद्र, और लेफ्ट हैंडर का होना नंबर 4 पे, हमेशा हम चर्चा करते हैं कि एक लेफ्ट हैंडर होना चाहिए नंबर 4 या 5 पे, उसका असर भी नजर आया। थोड़ा सा जिम्बाब्वे की बॉलिंग जो प्रेशर बनाने की सिचुएशन में थी, वो प्रेशर नहीं बनाने दिया ईशान किशन और शुभमन गिल ने, और ये बड़ा फ्रेशनेस है कि दो युवा बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। जी हाँ राजीव, फर्क तो पड़ता है जब आप एज अ बॉलर आप गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर को, तो आपको अपनी पिचिंग को बदलना पड़ता है। और अगर आप बतौर बल्लेबाज अच्छी स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं तो 6 का 6 बॉल आपको अलग तरीके से डालना होता है, अलग माइंडसेट से डालना पड़ता है। तो ईशान किशन की जी हाँ बहुत तारीफ करनी होगी। देखिए राजीव, ज्यादा खेले नहीं है, अब वो नजर आया है। अगर हम इस सीरीज की बात करते हैं तो जब ऐसी स्थिति से आप निकलते हैं तो आप आके समय लेते हैं। अभी जो साबा बात कर रहे हैं कि अपनी जो छवि से थोड़ा विपरीत खेलें, वो तब होता है जब आपके पीछे रन्स नहीं है, ज्यादा मनोबल नहीं है। लेकिन आज जो नॉक के खेले हैं, 50 रन बनाए, मनोबल वापस आया होगा। वी माइट सी ईशान किशन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स, जिस छवि के लिए वो जाने जाते हैं, चौके छक्के के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज बहुत अच्छा काम किया, इंतजार किया, पेशेंस दिखाई, झेला, स्ट्रगल किया, और उसके बाद रन्स खुद ब खुद आने लग गए। शुभमन गिल उनके साथ थे जिन्होंने बैटिंग ईशान किशन के लिए आसान कर दी, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा चौका ठीक समय पे मार रहे थे, कोई रन रेट का टेंशन नहीं हो रहा था। तो जी हाँ, ईशान किशन का फॉर्म में आना अच्छे संकेत है। और इस टूर पे राजीव हमें काफी परफॉर्मेंसेस मिल गई हैं जिसकी हमें उम्मीद थी। आप हुडा की बात करें, संजू सैमसन की बात करें, ईशान किशन ने आज रन बना दिए, शुभमन गिल ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, और कुलदीप यादव की बॉलिंग वाज अगेन हार्टनिंग टुडे, क्योंकि इनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी था। राजकुमार, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से टॉप 4 ने तो परफॉर्म किया, लेकिन जैसे हम नीचे आए और जिस तरह से विकेट्स गिरे, अंतिम 10 ओवर में रन्स भी नहीं आए, कोई बड़े शॉट्स नहीं बने, और जो सभा भाई जिसका जिक्र कर रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेट करना हमें आना चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा, वो भी अंतिम 10 ओवर में कम नजर आया। आखिर के 5 ओवर में सिर्फ 41 रन बने हैं। बिल्कुल राजीव, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था कि भारत इतने अच्छे स्टार्ट को कैपिटलाइज नहीं कर पाया। हमारे जो लेटर ऑर्डर के बल्लेबाज थे वो बड़े स्ट्रोक नहीं खेल पाए, और जो फिनिशर वाला जो रोल है वो कहीं ना कहीं मिसिंग था आज, क्योंकि लास्ट 10 ओवर में आप देखें तो वहां पर ज्यादा रन नहीं आए। तो ये अगर मैच का परिणाम अगर कुछ उल्टा होता तो यहाँ पर उसी चीज को ब्लेम किया जाना था, क्योंकि जैसे कि बात की जा रही थी कि लास्ट के 10 ओवर में भारत ने बहुत कम रन बनाए, और जो इतने अच्छे स्टार्ट के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत 350 रन बनाएगा, तो मुझे लगा कि शायद आज हम 20-30 रन, कम से कम 30 रन शॉर्ट रहे, क्योंकि लास्ट के ओवर्स में रन नहीं आए। तो वहां पर कहीं ना कहीं जरूरत है, जो रोल जिस प्लेयर को वहां पर फिनिशर के लिए दिया गया है, तो वो अपना रोल और बेहतर तरीके से निभाएं। और स्ट्राइक रोटेट करना तो राजीव हर फॉर्मेट में, भले वो टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, वो एक जो बेसिक है कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहिए, तभी प्रेशर होगा बॉलिंग टीम पर या फील्डिंग टीम पर। तो वो तो एक बेसिक है जो भारतीय खिलाड़ियों को हमेशा ध्यान में रखना होता है, और वो रखते भी हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अगर वो मिसिंग है तो उसको दोबारा से जारी रखना चाहिए। सभा भाई, मैन ऑफ द सीरीज चुने गए शुभमन गिल, ये एक खबर है जो अभी इस समय जिम्बाब्वे से आ रही है, लेकिन जो हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, वापस उस पॉइंट पे है, अंतिम 10 ओवर में जिम्बाब्वे ने ज्यादा अच्छी गेंदबाजी की या इनएक्सपीरियंस बैटिंग की वजह से हम वो टारगेट हासिल नहीं कर पाए जिसके लिए हम सोच रहे थे या हमने प्लान किया था? इनएक्सपीरियंस बल्लेबाजी तो थी नहीं हमारे पास अंतिम के 10 ओवर में दीपक हुडा थे, शुभमन गिल है, संजू सैमसन है, अक्षर पटेल है, दीपक चाहर है, शार्दुल ठाकुर, इन सबों को काफी ज्यादा अनुभव है, और हमारे पास विकेट्स थे। और अंतिम 10 ओवर में इस प्रकार की स्थिति में ये जिन खिलाड़ी को मैंने नाम लिया है, इनको कई बार मौका मिला है खेलने का, वहां पर अच्छा प्रदर्शन भी रहा है, पर कई बार ज्यादा तेज गति से रन बनाने में आप ठीक बॉल को पिक नहीं करते हैं, शॉट सिलेक्शन में गड़बड़ी हो जाती है।
संजू सैमसन ने अच्छी शुरुआत दी, पर वो अपने शॉट को ठीक प्रकार से मार नहीं पाया, जिसकी वजह से वो आउट हो गए। विकेट्स गिरते हैं, इसी वजह से कोई बड़ा स्कोर भारत खड़ा कर नहीं पाया। आज मुझे लगा कि जो सेकंड पावर प्ले है वहां पर और ज्यादा एक्सेलरेशन होना चाहिए था। वो 10 से लेकर 20 ओवरों के बीच में वहां पर हमारे विकेट नहीं रहे थे, पर वो जो एक्सेलरेशन देखने को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। तो अच्छा रहा शुभमन गिल का कि उन्होंने आते ही वो शानदार शॉट्स लगाए। पर हाँ, अंतिम के 10 ओवर में भी और सहजता के साथ या फिर और ज्यादा सही शॉट सिलेक्शन के साथ भारत को रन बनाने चाहिए थे, कि जो आज देखने को मिले नहीं। रितेंद्र, अब थोड़ी बहुत अगर बॉलिंग पे करें, कितना आप इंप्रेस हुए जब हम टारगेट सेव करने जा रहे हैं? जब हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले 2 मैच में डिफरेंट अप्रोच था, आज जब अंडर प्रेशर आए तो बॉलिंग थोड़ी बिखरती नजर आई। कुलदीप यादव आज के मैच में शायद स्टैंड आउट परफॉर्मर थे, जिन्होंने 10 ओवर में 38 रन दिए सिर्फ। बाकी तेज गेंदबाजों ने थोड़ा निराश किया, आपको लग रहा है? मैच हम जरूर जीते हैं, बट वो एक्सपोज हो गया एक तरह से जिस लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें, हमारे सीमर्स की बात करें, they were found wanting today, क्योंकि ये मैच हमें हैंड्स डाउन जीतना चाहिए था। जिस तरह जिम्बाब्वे बैकफुट पे थी, पहले 2 मैच हारी है और 290 काफी ठीक ठाक टोटल होता है। ठीक बात है, 20-30 रन और बनने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हमारा अपर हैंड था। लेकिन सीमर्स कहीं ना कहीं लो इन कॉन्फिडेंस लगे, कॉम्प्लिसेंट लगे। दीपक चहर देखिए काफी देर बाद खेल रहे हैं, हम उनकी बात तो जरूर करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको जाना चाहिए, बट ही हैज टू बैक हिज सब्सटैंशियल परफॉर्मेंसेस। अगर हम बात करें, सिलेक्टर्स तभी उससे इंप्रेस होंगे। लेकिन आज जो पिचिंग की आप बात कर रहे हैं, वहां पे प्रिसाइज नहीं दिखे हैं दीपक चहर। और जी हाँ, अगर हमारे स्पिनर्स अच्छा बॉलिंग आज नहीं करते, कुलदीप यादव से बहुत उम्मीदें थी। पिछले मैच में अगर हम बात करें, ज्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन आज वो अपनी लय में नजर आ रहे थे। बहुत अच्छी पिचिंग थी, बॉल बहुत अच्छा हाथ से निकल रहा था। अक्षर पटेल वॉज गुड अगेन। तो वहां पे हमने वी वर अबव जिम्बाब्वे, तो वहां पे हमें उनको रोकने का मौका मिला, विकेट्स मिली और जिम्बाब्वे प्रेशर में आया। तो जी हाँ, आपने सही कहा, हम जीते जरूर हैं। बहुत अच्छी सीरीज विन है ये, व्हाइट टॉस हमने किया है, लेकिन यहां से अगर हमने गेम किया है तो बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही है। लेकिन आखिरी मैच में जो सीम बॉलिंग हुई है, उसकी बात हो सकती है। राजकुमार सर, थोड़ा मिसिंग थी, आपको लग रहा है यॉर्कर डाली जा सकती थी? किसी भी गेंदबाज ने ट्राई नहीं किया। और ये बड़ा अच्छा सवाल एक हमारे व्यूअर ने भेजा है कि हम यॉर्कर लेंथ पे गेंदबाजी, हमारे पास कुछ ही चुनिंदा बॉलर है जो करते हैं, मसलन बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, इन सब गेंदबाजों की बात की उन्होंने। मोहम्मद शमी भी काफी हद तक हैं। क्या इन जो हमारा ये लॉट खेल रहा था, ये एक चीज मिसिंग नजर आई तीनों मैच में? बिल्कुल राजीव, ये बिल्कुल नदारत था, मैं कहूँगा यॉर्कर्स। और बाद में शार्दुल ने थोड़ा जरूर स्लोअर वंस डाले, वरना वो भी काफी हद तक मिसिंग थे। तो कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस नजर आया इन तीनों ही गेंदबाजों का, क्योंकि आप जिम्बाब्वे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप नहीं है, तो उसके अगेंस्ट अगर आपको को परेशानी हुई है, थोड़ा सा प्रेशर आने के बाद ऐसा लगा कि भारतीय पेस बॉलिंग बिखर सी गई, तो कहीं ना कहीं वहां पर और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छे गेंदबाज हैं ये लोग, लेकिन और ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ शायद और बेहतर निखार आएगा इनकी गेंदबाजी में। लेकिन हाँ, इन्हें और ज्यादा वेरिएशन सीखनी होंगी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबा टाइम तक सरवाइव करना है तो। समा भाई, आप कैसे देखते हैं? ये एक चीज मिसिंग थी तीनों मैच में, आपने ऑब्जर्व किया है कि हम यॉर्कर्स डालना शायद भूल गए थे इस पूरी सीरीज में, जो किसी भी तेज गेंदबाज ने ट्राई नहीं किया। देखिए, इसके पहले जो 2 मैचेस हुए वहां पर यॉर्कर डालने की जरूरत थी ही नहीं। ऐसे ही आपको विकेट्स मिल रहे थे क्योंकि कंडीशंस कितने ज्यादा फेवरेबल थे। ये 3 मुकाबलों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सीम बॉलर्स पर दबाव बढ़ाया गया था, और उस दबाव में जो लेंथ आपको डालनी चाहिए थी वो लेंथ डाल नहीं पाया। चाहे आप यॉर्कर की बात करें, अगर आप धीमी गति से भी बॉल डाल रहे हैं तो फिर आप हाफ ट्रैकर डाल नहीं सकते हैं। जो धीमी गति ट्राई की या फिर कटर्स आपने ट्राई की, वो आपको लेंथ डिलीवरी डालनी होगी, वैसा हुआ नहीं। इसीलिए मौका मिला जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को, विशेष करके सिकंदर रजा को, उन सभी गेंदों पर शॉट लगाने का। और अगर हम और ज्यादा बारीकी से विश्लेषण करेंगे तो जितनी बाउंड्री सीम बॉलर्स के विरुद्ध सिकंदर रजा ने लगाई है, वो सिर्फ 2 स्लॉट्स, 2 क्षेत्र की गेंदों पर भी लगाई। या तो बहुत ज्यादा फुल लेंथ डिलीवरी पर उन्होंने चौका लगाया, या फिर बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद पर चौका लगाया है। इसका मतलब है कि जो आप लेंथ ढूंढ रहे थे वो आपको मिल नहीं रही थी, चाहे वो यॉर्कर हो या फिर वो हार्ड लेंथ क्यों ना हो।
क्योंकि इस विकेट में गति नहीं है। इस विकेट में अगर गति नहीं है तो फिर आपको कुछ ना कुछ अलग से सोचना होगा, या तो फिर आपको कटर्स डालने होंगे, उसके लिए भी आपको लेंथ सही होना चाहिए, या फिर आपको सीधा यॉर्कर डालना होगा। और अगर आपकी यॉर्कर नहीं पड़ रही है तो फिर इसका मतलब है कि आप स्लॉट में बॉल डाल रहे हैं, वहां पर आप चौका दे रहे हैं, जो कि आज इस मैच में देखने को मिला। तो बहुत कुछ सीखने को है हमारे यंग सीम बॉलर्स के लिए भी, विशेष करके जैसा कि दोनों मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो जिम्बाब्वे की जो बल्लेबाजी है उतनी तगड़ी थी नहीं। बेसिकली सिर्फ एक बैटर के सामने हमारी जो पेस बॉलिंग अटैक है वो थोड़ी बहुत दबाव में नजर आई, और जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक गेंदबाजी हो नहीं पाई। रितेंद्र, मैं बॉलिंग एसेस बता देता हूं। दीपक चहर 10 ओवर 75 रन 2 विकेट, आवेश खान 9.3 गेंदों पे 66 रन 3 विकेट, और शार्दुल ठाकुर 9 ओवर में 56 रन। ये है हमारे पेस बॉलर्स का आज के मैच में एनालिसिस। देखिए रचित जी, हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैच इतना क्लोज गया। अगर सीमर्स हमारा अच्छा बॉल करते आज तो शायद हम बहुत पहले इस मैच को जीत जाते। और सिकंदर राजा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह बॉलिंग उनको की गई, ज्यादा ऊपर ज्यादा पीछे, तो यू आर आस्किंग टू बी हिट। आप स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइन के लिए, और बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप दीपक चहर हैं, आप चाहते हैं मैं यॉर्कर डालूं, लेकिन डलता नहीं है, वो ज्यादा आगे गिर जाता है। आप स्लोअर वन डालते हैं, वो हाफ ट्रैकर हो जाता है। तो ये तब होता है जब आप रिदम में नहीं नजर आते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही हमारे सीमर्स का दिखा है। शार्दुल की आप बात करें, पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, प्रिसाइज पिचिंग नहीं हो रही थी। आवेश खान की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पे जरूर टीम मैनेजमेंट बात करेगी अपने सीमर से, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जो बैटिंग लाइनअप था जिम्बाब्वे का वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। और अगर यही बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के खिलाफ होगी तो आपको और मार पड़ सकती है। इसीलिए कहा जाता है यू हैव टू स्टिक टू बेसिक्स, गुड लाइंस, गुड यॉर्कर्स, गुड स्लोअर वंस, तभी आप कामयाब होते हैं बेहतर ऑपोजिशन के अगेंस्ट। तो जी हाँ, लॉट टू लर्न फॉर अ सीमर्स फ्रॉम टुडेज गेम। सबकी निगाहें दीपक चहर भी थी राजकुमार सर इस पूरी सीरीज में कि वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। एक मैच खेले, दूसरे में इंजरी की वजह से बाहर, तीसरे मैच में 10 ओवर में 75 रन। 10 में से कितने नंबर आप देंगे, और कैसे आप देख रहे हैं इन फ्यूचर एशिया कप में स्टैंड बाय और वर्ल्ड कप में चांसेस? देखिए राजीव, वापसी तो बहुत शानदार की थी उन्होंने। पहले मैच में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड मैच में वो अनफिट हो गए, लेकिन हाँ आज जरूर ऑफ कलर दिखे वो, और अच्छे खासे उन्होंने रन भी दिए। तो वहां पर उन्हें जरूर सीखने की जरूरत है। लेकिन आई वुड गिव इट टू हिम बिकॉज वो काफी लंबे समय के बाद, इंजरी के बाद फास्ट बॉलर जब वापस आता है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये रहता है कि मैं दोबारा इंजर्ड ना हो जाऊं। तो वो 100% अपना अभी नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने फिटनेस पे और काम करेंगे। और हमने पास्ट में देखा है कि वो एक शानदार गेंदबाज हैं। एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में वो एक बहुत शानदार गेंदबाज हैं, जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनके पास, क्योंकि वो दोनों तरफ स्विंग करते हैं, अच्छे कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस जो सीरीज होंगी वो तय करेंगी कि दीपक चहर वर्ल्ड कप में होंगे या नहीं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनका प्रदर्शन शानदार रहेगा और वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे वर्ल्ड कप टीम के लिए। सभा भाई, आप कितने नंबर देंगे दीपक चहर को? क्योंकि एकमात्र ऐसे गेंदबाज, बाकी पे तो सबकी नजरें थी, बट दीपक चहर क्योंकि वापसी कर रहे थे, फिटनेस के साथ साथ उनके फॉर्म पर भी नजरें थी, कितना इंप्रेस कर पाए? 10 में से कितने नंबर देंगे आप? देखिए, नई गेंद के साथ 10 में 10 अच्छा। राजीव, क्योंकि कमबैक किया है यहाँ पर दीपक चहर ने। नई गेंद के साथ दोनों ही मैचेस उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, और वो जो कला है बॉल को स्विंग कराने की, लेट स्विंग कराने की, वो देखने को मिली है दीपक चहर की गेंदबाजी में। हाँ, पर जैसे बॉल जब पुरानी हो जाती है, जब उसका शीन खत्म हो जाता है, तब आपको क्या लेंथ में बॉल डालनी चाहिए, वो अभी भी बहुत कुछ सीखने को है। और कई बार मुझे ऐसा लगा आज के मैच में विशेष करके कि बहुत कुछ अलग से गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे थे, बहुत ज्यादा वेरिएशन आप ट्राई कर रहे हैं, उसकी उतनी आवश्यकता है नहीं। आपके पास अगर स्विंग है आपके हाथ में तो उसके अलावा आपको एक या दो वेरिएशन चाहिए। अगर आप नकल बॉल डाल सकते हो तो नकल बॉल डालिए, अगर आप कटर्स डाल सकते हैं तो फिर आप कटर्स डालिए। आप चाहते हैं ऑफ ब्रेक भी डाल दें, आप चाह रहे हैं कि नकल बॉल भी डालें, आप चाहते हैं कि लेग कटर भी डालें, ऑफ कटर भी डालें, तो इन सभी वेरिएशंस को सही जगह पे डालना एक बहुत बड़ा काम है। और वो भी जब आप वापसी कर रहे हैं इतने दिनों के बाद, तो मुझे लगता है कि इस मैच से दीपक चहर को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आने वाले समय में जरूर वो इम्प्रूव करेंगे। पर अभी भी जो एरिया ऑफ कंसर्न है दीपक चहर के लिए वो यही है कि जब बॉल पुरानी हो जाती है तब आपको किस तरह से बॉलिंग करना है, तब आपको किस प्रकार से इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करना है, वो अभी भी सीखने को बाकी है दीपक चहर को। रितेंद्र, एक और गेंदबाज जिसने तीनों मैच खेला और सिलेक्टर्स की नजर उन पर भी रही होगी, कुलदीप यादव।
रेस में थोड़ा आगे बढ़े या आपको लग रहा है पिछड़ गए हैं इस बात? राजीव, ये मुश्किल सवाल है, लेकिन आज बॉलिंग बहुत अच्छी की है। लेकिन अगर आप बात करें रेस में आगे बढ़े हैं तो आई डाउट। देखिए यहाँ पे उनको बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म करना पड़ना था टू विन द हार्ट्स ऑफ सेलेक्टर्स। लेकिन आज का मैच उनके लिए अच्छा गया है, बहुत अच्छा। अगर बात करें हम पिचिंग की, मोमेंटम की बात करें, वो दिख रहा था, बॉल अच्छा हाथ से निकल रहा था। बट अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, अभी उनको मैचेस की जरूरत है। He has to really back his performances at the moment, because अगर performances consistently नहीं आती हैं तो सेलेक्टर्स को आप कहीं ना कहीं नहीं जीत पाते हैं, और समय ज्यादा नहीं है। आपकी हर परफॉर्मेंस बहुत क्लोजली देखी जा रही है। तो मुझे लगता है ये टूर पे कुलदीप यादव थोड़ा निराश होंगे। He could have done better, but good thing is कि अपनी लय पकड़ी है। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए अब उनका चयन होता है या नहीं होता है, बट एट द मोमेंट his chances look a bit dim. राजकुमार सर, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि सीरीज हमने क्लीन स्वीप किया और इससे पहले हमने वेस्ट इंडीज में क्लीन स्वीप किया था, ओडीआई क्रिकेट के लिहाज से, और क्योंकि अगले साल आप अपने ही मैदानों पे वर्ल्ड कप खेलेंगे, कितनी प्रिपरेशन नजर आ रही है इस टीम की? देखिए राजीव, अभी प्रिपरेशन तो अच्छी है, और ये हमारी फुल स्ट्रेंथ वाली टीम नहीं है। अभी हमारे कुछ स्टार प्लेयर इस टीम में नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि भारत ने इन दोनों टीमों के अगेंस्ट क्लीन स्वीप किया है। टीमें दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन फिर भी यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होता है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप किसी भी टीम को बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं, तो अच्छी बात है, यंगस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका मिला है उन्हें। और जिन जिन लोगों ने भी परफॉर्म किया है तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आने वाली जो टफ 1-2 सीरीज होंगी उनमें अगर वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो भले ही स्टार्स आ भी जाएं तो भी वो अपनी जगह पक्की कर सकते हैं भारतीय टीम में, जो कि अच्छी बात होगी भारतीय क्रिकेट के लिए कि भारत के पास अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है और वो किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे में न सिर्फ सीरीज जीता बल्कि उस रिकॉर्ड को भी बरकरार रखा, ओडीआई क्रिकेट में लगातार मैचेस जीतने को। और अब हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि एशिया कप में जो खिलाड़ी यहां से जाएंगे वो इस विनिंग मोमेंटम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और साथ ही व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो डोमिनेशन भारतीय टीम इन दिनों दिखा रही है, इस डोमिनेशन का दौर हमें यूएई के मैदानों पर भी देखने को मिलेगा। तो चलिए, हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।